नमस्कार दोस्तों। राइबोसाइक्लिन जो फिलहाल ब्रेस्ट कैंसर के स्पेशल टाइप में काम आती है, उसके बारे में एक पेशेंट को क्या जानना चाहिए, क्या ज़रूरी बातें हैं, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। ये कैसे काम करती है, ये थ्योरेटिकल बातें इस वीडियो में नहीं करेंगे। सबसे पहले राइबोसाइक्लिन कीमोथेरेपी नहीं है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ये हार्मोनल थेरेपी भी नहीं है, ये एक नॉवल मेडिसिन, एक नई तरीके मेडिसिन है जो कैंसर सेल को डिवीजन को स्टॉप करती है, रोकती है। इसीलिए इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कीमोथेरेपी या हार्मोनल थेरेपी उससे डिफरेंट है। अभी राइबोसाइक्लिन चालू करने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC, RFT, LFT, ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी इसके ट्रीटमेंट से पहले का बेसलाइन लेवल क्या है। इसके साथ साथ हम एक स्पेसिफिक टेस्ट और कराते हैं, ECG, क्योंकि राइबोसाइक्लिन का एक साइड इफेक्ट आपके हार्ट पे हो सकता है। वीडियो को देखते रहिए कि क्या ना। राइबोसाइक्लिन का लेने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे आपने एंटीबायोटिक्स देखी होंगी जो हम 5 दिन लेते हैं, या बीबी या डायबिटीज की मेडिसिन जो हम कंटिन्यूसली लेते रहते हैं, राइबोसाइक्लिन उस तरीके से नहीं देते हैं। राइबोसाइक्लिन को हम यूजुअली 600 mg वंस डेली फॉर 21 डेज देते हैं और फिर एक हफ्ते की छुट्टी देते हैं, कोई दवाई नहीं। ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल वे है। और इस 7 दिन में जो भी आप हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हो साथ में, जैसे लेट्रोजोल या फिर टमोक्सिफेन, वो कंटिन्यू करना पड़ता है। आप समझिए, कंपेयर टू BP मेडिसिन या हार्ट मेडिसिन या एंटीबायोटिक, इसको लेना थोड़ा अलग होता है। जैसे आपको समझाया गया है, आप एग्जैक्टली उसी तरीके से लीजिए, अच्छे से समझिए कि लेना कैसे। अभी राइबोसाइक्लिन को जो टैबलेट होती है उसको क्रश मत करिए, चबाइए नहीं, स्वेलो करिए, क्योंकि इसके फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब इसके एब्जॉर्प्शन, इन सब में चेंजेस आते हैं। टैबलेट लेने के बाद अगर आपको वॉमिट आ जाए, वैसे राइबोसाइक्लिन से वॉमिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारण से आपको वॉमिट आ जाए, डोंट टेक द सेकेंड डोज। एक और टैबलेट लेने की जरूरत नहीं। जो डोज मिस हो गई उसको स्किप कर दीजिए और आपके यूजुअल जो डोजिंग रेजिमेन है, जैसे दोपहर में अगर लेनी है, शाम को लेने वाले हैं, तो वो आप कंटिन्यू करिए। अगर आप किसी कारण से कुछ और मेडिसिन ले रहे हैं, इनमें से जो मैंने लिस्ट करी है, जैसे एंटी एपिलेप्टिक या सिडेटिव में मिडाजोलाम, या टीबी की मेडिसिन रिफाम्पेसिन या रिफैम्पिन, या फिर HIV की मेडिसिन लाइक रिटोनावेर, तो हमें आपके कैंसर डॉक्टर को बताइए। हो सकता है कि हमें इनका ड्रग इंटरेक्शन देखना पड़े, राइबोसाइक्लिन की डोज कम करनी पड़े। राइबोसाइक्लिन लेते वक्त ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट जूस अवॉइड करिए, इसका भी राइबोसाइक्लिन से इंटरेक्शन है। ग्रेप फ्रूट आर नॉट ग्रेप्स, अंगूर को ग्रेप फ्रूट नहीं बोलते हैं। आपके सहूलियत के लिए फोटो लगाई है कि ग्रेप फ्रूट क्या होता है ना। राइबोसाइक्लिन एक कीमो नहीं है, हार्मोनल नहीं है, लेकिन सेल डिवीजन को रोकता है। इस कारण से जो हमारे तेजी से डिवाइड होने वाले सेल्स हैं, जैसे हमारे शुक्राणु, वो भी इससे अफेक्ट होते हैं, तो फर्टिलिटी पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। ये सजेस्टेड है, इट इज़ एडवाइजेबल कि राइबोसाइक्लिन लेते वक्त बर्थ कंट्रोल फॉलो किया जाए। बैरियर मेथड्स आर बेस्ट लाइक कॉन्डम या डायफ्राम। अगर आप मेल हैं और राइबोसाइक्लिन ले रहे हैं, तो फिर उस सिचुएशन में आपका स्पाउस हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल ले सकते हैं। राइबोसाइक्लिन के साइड इफेक्ट्स की बात करें तो मोस्ट कॉमन से लेकर रेयर साइड इफेक्ट्स पर जाएंगे। राइबोसाइक्लिन एक्चुअली वेल टॉलरेटेड ड्रग है। मेजॉरिटी ऑफ मेरे पेशेंट्स को कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होता। फिर भी अगर साइड इफेक्ट होता है, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, तो ये कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है, जैसे आपकी डाइटरी हैबिट्स में चेंज करके, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, स्मॉल फ्रीक्वेंट फ्लूइड इनटेक। और अगर उससे भी नोजिया वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो ऑन्डासेट्रॉन जैसी टैबलेट लेके एंटी वॉमिटिंग एक्शन आप अचीव कर सकते हैं। राइबोसाइक्लिन से कुछ लोगों को डायरिया हो सकता है, जो अगेन डाइटरी मॉडिफिकेशन से कंट्रोल में आ सकता है। ड्यूरिंग दिस डायरिया पानी पीते रहिए, ORS पीजिए अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा है तो, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील कंटिन्यू करिए।
रेयरली किसी को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो भी डाइटरी मॉडिफिकेशन से, जैसे एडिक्वेट फ्लूइड, प्रून्स लेके, हाई फाइबर लेके और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके आप डील कर सकते हैं। इस सब के बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप लैक्टुलोज, लेसिलेक्टॉल, डल्कोफ्लैक्स इस तरह के टैबलेट लेके कॉन्स्टिपेशन से रिलीव हो सकते हैं। अब अगर आपको याद हो, वीडियो की शुरुआत में हमने ब्लड टेस्ट कराए थे, सीबीसी वगैरह। सीबीसी में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, जो राइबोसाइक्लिन से कम हो सकता है। यूजुअली कीमोथेरेपी से कम होने वाले डब्ल्यूबीसीज को हम फेब्राइल न्यूट्रोपिनिया, मतलब डब्ल्यूबीसी कम के साथ फीवर आता है, वो बोलते हैं। राइबोसाइक्लिन से होने वाले न्यूट्रोपिनिया में मैंने अक्सर ये देखा है कि न्यूट्रोपिनिया तो है लेकिन फीवर नहीं आता है, तो इसको हम ओनली न्यूट्रोपिनिया बोलते हैं। यूजुअली ये 14 डेज या 21 दिन के बाद आता है, ट्रीटमेंट लेने के बाद। इसके लिए ही हम 21 दिन के बाद कंपल्सरीली पेशेंट को रेस्ट देते हैं। यूजुअली इस डब्ल्यूबीसी कम होना रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन पेशेंट को फीवर डेवलप नहीं होता। ड्यूरिंग दिस ट्रीटमेंट आपको हैंड हाइजीन, दूसरे किसी इन्फेक्टिव पेशेंट पर्सन से दूर रहने का, ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाहर का अनहाइजीनिक फूड नहीं खाने का, घर में भी पुराना बासी खाना गर्म करके नहीं खाने का है। इसके एक और खासियत यह है कि टैबलेट बंद करने का जो टाइम है 7 दिन, उसमें ये काफ़ी हद तक डब्ल्यूबीसी अपने आप रिकवर हो जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को फीवर नहीं आता। अब जहाँ तक प्लेटलेट की बात है, प्लेटलेट भी कम हो सकते हैं और यूजुअली बहुत ज़्यादा प्लेटलेट कम नहीं होते, लेकिन अगर लैब्स के अंदर आपको प्लेटलेट कम दिख रहे हैं तो आपको कुछ ध्यान रखने वाली बात है, जैसे बहुत तेज़ी से हार्ड ब्रश ना करें, नाक के अंदर नाखून से ट्रॉमा ना करें, ऐसे स्पोर्ट्स या ऐसे काम जिसमें इंजरी हो सकती है, जैसे चाकू या ड्रिल मशीन, हैवी मशीनरी, इन सब से थोड़ा आपको ध्यान रखना है, चोट ना लगे क्योंकि ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर आप कोई ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या हेपेरिन वगैरह, तो आपको ब्लीडिंग इस दौरान चांस ज़्यादा होते हैं, आपको ट्रॉमा से बचना चाहिए। इसके अलावा सीबीसी में एक कंपोनेंट और होता है, हीमोग्लोबिन या आरबीसी। वो भी राइबोसाइक्लिन से कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं जाता है। इसके लिए अगर टायर्डनेस हो रही है, आप अपना सीबीसी चेक कराइए। चेक करा के अगर हीमोग्लोबिन 10 के ऊपर है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आपकी लाइफस्टाइल में चेंज करना है। देखना है कि किस जगह थकान, किस वक्त थकान ज़्यादा होती है, तो अपने इम्पॉर्टेंट काम उस वक्त के लिए मत रखें। जिस वक्त एनर्जी ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट काम उस वक्त ख़त्म करने। अब वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि ईसीजी करवाते हैं क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन देखने के लिए। अगर आपका क्यूटीसी इंटरवल ईसीजी पे ज़्यादा है तो हमें राइबोसाइक्लिन के साथ थोड़ा प्रिकॉशनरी वे फॉलो करते हुए डोज कम रखनी पड़ सकती है, या राइबोसाइक्लिन चालू करने के बाद आपका ईसीजी में क्यूटीसी इंटरवल बढ़ गया है तो हमें डोज कम करनी पड़ सकती है या बंद भी करने पड़े। अब ये क्यूटीसी पेशेंट तो नहीं बोलता है कि मुझे क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन हो रहा है, उसको ऐसा कंप्लेन आ सकती है कि हार्ट की रिदम थोड़ी सी गड़बड़ है, या उसको फेंटिंग, डिजीनेस आ रहा हो, चक्कर सा आने लग जाए, तो हो सकता है क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन हो रहा हो। अपने डॉक्टर के पास जाइए, हम ईसीजी फिर कराएंगे, चेक करेंगे क्या क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन हुआ है। क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन कि कुछ और दवाएं भी होती हैं जो क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन कर सकती हैं, जैसे एंटीफंगल ग्रीसियोफुल्विन, सिजाप्राइड, लिवोसल्प्राइड, इस तरह की दवाइयां भी अगर आप ले रहे हैं। राइबोसाइक्लिन से डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन दोनों का साइड इफेक्ट क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है, सो आपके अंदर हाई रिस्क हो सकता है। ग्रेप फ्रूट भी आपको इसीलिए अवॉइड किया था, ग्रेप फ्रूट से भी क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन हो सकता है। सो राइबोसाइक्लिन लेते लेते किन सिचुएशंस में आप अपने कैंसर डॉक्टर में इमरजेंसी लेवल में कांटेक्ट करें। अगर आपको कहीं से लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो जाए, जैसे स्टूल्स बिल्कुल रेड आने लग जाए, बीपी कम हो जाए, उस सिचुएशन में आप इमरजेंसी लेवल पे आइए। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आने लग गया, हाई ग्रेड मतलब 103 अबव, विद कोई इन्फेक्शन के सिम्टम्स जैसे खांसी आना, कफ आना, यूरिन में बर्निंग, डायरिया, तो आपको इमरजेंसी लेवल में अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए।
इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकते हैं, और अगर हार्ट के रिदम के कारण डिजीनेस, सडनली फेंटिंग एपिसोड्स आते हैं तो इमरजेंसी लेवल पे ईसीजी करा के अपने डॉक्टर से मिलिए। सो दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो से आपको राइबोसाइक्लिब के बारे में प्रैक्टिकल टिप्स मिले हैं जो पेशेंट के लिए ज़रूरी है। बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक्स कि मैं राइबोसाइक्लिब कैसे काम करता है वो मैंने नहीं कवर किए हैं। इस वीडियो को शेयर करिए उन पेशेंट्स के साथ जो राइबोसाइक्लिब ले रहे हैं या लेने वाले हैं या उनके साइड इफ़ेक्ट से जूझ रहे हैं, उनको मदद होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप राइबोसाइक्लिब के बारे में और डिटेल में समझना चाहते हैं, कैसे काम करता है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स, क्या परसेंटेजेस हैं इन सब साइड इफ़ेक्ट्स के, हमारे पाठशाला प्रोग्राम में एनरोल करिए। तब तक के लिए नमस्कार।